रे ऑप्टिक्स, इसमें हमने प्रकाश की जितनी भी घटनाएं समझी हुई हैं, चाहे वो अपवर्तन रहा हो, चाहे वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहा हो, चाहे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा, टेलीस्कोप, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, उन सब में लाइट को हमने किरण मान करके समझा हुआ है, और सब में ऐसा सीधी लाइन बनाते थे, एरो बनाते थे, उसको रे बना के समझते थे। आज से हम लोग ये काम खत्म हो जाएगा हमारा, रे ऑप्टिक्स को हम समझना बंद कर देंगे। आज से हमारी जो स्टडी है वो वेव ऑप्टिक्स पे आ जाएगी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि लाइट जो होती है वो वेव फॉर्म में चलती है, तो ये चीज हम पढ़ेंगे। लेकिन उसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये पहले से न्यूटन का कणिका सिद्धांत आपके लिए लिख के रखा है ताकि हमारा समय भी बच जाए। तो न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में क्या बताया, ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने सोचे और सोच करके उसके बारे में उन्होंने बता दिया। तो क्या क्या सोचा था उन्होंने, जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रत्येक प्रकाश स्रोत से सदैव जितनी देर वो लाइट अप होगा, जितनी देर आप उसको ऑन रखोगे, जितनी देर उससे लाइट निकलेगी, सन से जितनी देर लाइट निकलेगी उतनी देर, बल्ब से जितनी देर लाइट निकलेगी, आप ऑफ कर दोगे तो थोड़ी निकलेगा फिर, लेकिन जितनी देर आप उसको जलने देंगे लाइट वहां से निकलेगी। सदैव असंख्य, उनकी कोई गिनती नहीं होती, अनकाउंटेबल, असंख्य तथा अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश कणिकाएं निकलती रहती हैं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म प्रकाश कणिकाएं निकलती रहती हैं जो माध्यम में आगे बढ़ती हैं। निकलती ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि निकल आई और निकलने के बाद वो यहां खड़ी हैं सब घेर करके सोर्स को, ऐसा नहीं है। स्रोत से निकलती हैं और निकल के मीडियम में ऐसा फैलना शुरू कर देते हैं, पर वो चलती किस तरीके से है, पार्टिकल नेचर है। न्यूटन के मुताबिक लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर उन्होंने माना था। लेकिन पार्टिकल क्यों नहीं बोला, हमने आपको बताया, क्योंकि पार्टिकल बोलने से वो पदार्थ का छोटा कण हो जाएगा और उसके पास ही मानना पड़ेगा कि द्रव्यमान होता है, जबकि लाइट के पास द्रव्यमान नहीं होता। दूसरा पॉइंट न्यूटन के मुताबिक उन्होंने जो सोचा और बताया वो ये था कि जो प्रकाश कणिकाएं होती हैं वो पूर्णतया प्रत्यास्थ होती हैं। प्रकाश कणिकाएं कंप्लीटली इलास्टिक होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, वो प्रत्यास्थ होती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ होती है। मतलब अगर वो किसी चीज से टकराती हैं, प्रत्यास्थ होने का मतलब यही है कि अगर वो जाके से किसी चीज से टकराती हैं तो टकराने के बाद सेम स्पीड से वापस भी लौटना शुरू कर देती हैं। ये इसका मतलब था प्रत्यास्थ होने का। दृढ़ भी है, दृढ़ है मतलब ऐसा आप उनको दबाएं तो उनके बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी, रिजिड होती हैं बिल्कुल, लेकिन इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हमें हमारी आंखों से दिखती नहीं है। तो लाइट सोर्स से हम देखते हैं पर कहीं पर भी हमको कॉर्पस्कल्स दिखते नहीं है, यहां पर सूक्ष्म बहुत होते हैं परंतु भारहीन होती हैं। इनमें कोई वजन नहीं होता, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। समझ आया आपको? तो ये सेकंड उन्होंने सोचा, क्या क्या, पूर्णतया प्रत्यास्थ होती हैं, दृढ़ होती हैं परंतु भारहीन रहती हैं, इनके पास कोई वेट नहीं होता, वेटलेस होती हैं ये। थर्ड पॉइंट न्यूटन ने जो बताया, उनको जो समझ में आया, उन्होंने उस वक्त जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग प्रकाश कणिकाएं अत्यंत तीव्र वेग, और वो अत्यंत तीव्र वेग था वो वाला वेग जो एक लाइट का वेग होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो लाइट के कॉर्पस्कल्स होते हैं वो अत्यंत तीव्र वेग से, कितने वेग से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करती हैं, परंतु विभिन्न माध्यमों में प्रकाश कणिकाओं का वेग भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग माध्यम में जाएंगी तो उनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी। निर्वात में चलेंगी स्पीड कुछ और रहेगी, निर्वात में चलते चलते एयर में इंटर कर जाएंगी स्पीड चेंज हो जाएगी उनकी, वाटर में जाएंगी, लिक्विड में जाएंगी, ग्लास में जाएंगी, तो जिस मीडियम में भी जाएंगी उस मीडियम में जाने के बाद उनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, जब ये प्रकाश कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती हैं तो आंखों को ऊर्जा मिलती है। उनके अकॉर्डिंग, न्यूटन के मुताबिक ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली किस चीज के कॉर्पस्कल्स हैं, लाइट के। और लाइट क्या होती है, लाइट इज अ
लाइट इज एन एनर्जी, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो इन कॉर्पुसल्स के पास भी क्या होती है? ऊर्जा। जब वो कॉर्पुसल्स आते हैं हमारी आंख के अंदर एंटर कर जाते हैं, मतलब इतने सूक्ष्म है कि ये सब हो सकता है, आंख के अंदर जा सकते हैं। वो आंख के अंदर जाएंगे, रेटिना पर जब टकराएंगे जाके, भाई आंख के अंदर एंटर करेंगे तो प्यूपिल्स के अंदर से ही तो जा सकते हैं, उसके बाद जाएंगे तो बीच में तो कुछ मिलेगा नहीं उनको, सीधे रेटिना मिलेगी। अब रेटिना अगर मिली तो रेटिना पर पड़ेंगी तो वो हमें आंख के क्या दे देते हैं? अपनी एनर्जी, क्योंकि उनके पास एनर्जी है, वो एनर्जी लेके आई है, ऊर्जा मिलती है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं? न्यूटन ने कॉर्पुसल्स के बेसिस पर इस तरीके से बताया कि वस्तुएं हमको दिखती हैं। जब ये कॉर्पुसल्स सोर्स से निकल के हमारी आंख पर पड़ते हैं, रेटिना पर पहुंचते हैं, उसको एनर्जी देते हैं और हमें चीजें दिखने लगती हैं। ये उनका सोचना था। नेक्स्ट, किसी प्रकाश का रंग। आप देखते हैं लाइट का कलर अलग अलग होता है, कोई लाइट रेड कलर की है, कोई ब्लू कलर लाइट है, येलो कलर लाइट होती है, वॉयलेट कलर लाइट है, तो अलग अलग लाइट के कलर्स भी हैं। तो उनके मुताबिक न्यूटन ने अलग अलग लाइट के कलर्स के लिए बताया कि लाइट का कलर फिर अलग अलग कैसे हो जाता है। तो उनका ये सोचना था कि लाइट का कलर अलग अलग होता है कॉर्पुसल्स के साइज की वजह से। कॉर्पुसल्स का साइज छोटा और बड़ा रहता है, कॉर्पुसल्स का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उस आधार पर लाइट का कलर डिसाइड होता है कि लाइट का कलर कैसा होगा, उनके साइज के बेसिस पर। तो कलर किस पर डिपेंड करता था न्यूटन के मुताबिक? कॉर्पुसल्स के साइज पर डिपेंड करता था। साइज छोटा है या बड़ा है, उससे लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज न्यूटन ने, देखो कोई ये फैक्ट है, कोई उनको ये चीज दिखी थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला समय समय पर साइंटिस्ट के अंदर लगातार ये चीज रहती थी कि लाइट अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है तो कैसे चलती है? क्या वो गोली तीर जैसे चलती है या वो पानी में चलने वाली लहरों के जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है? उसके लिए ही सबसे पहले न्यूटन ने ही सोचा और ये बातें उन्होंने काल्पनिक रूप से अपने मन में सोची कि ऐसा होता होगा, लेकिन इसका कोई प्रूफ है ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने केवल ये बात सोची थी। लेकिन ये सब जब उन्होंने बताया इन सब चीजों को, तो इसको बताने के बाद उनकी बहुत सारी घटनाएं ऐसी रहीं। तो जैसे कि ये थ्योरी एक आ गई सामने लाइट की हमारे, कि न्यूटन ने मान लिया कि हमने लाइट के लिए ये एक थ्योरी उन्होंने हमको दे दी। तो अगर लाइट के लिए ये थ्योरी बनी है तो फिर लाइट के जितने भी गुण होंगे, लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हम इस थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकना चाहिए हमको। फिर तो जैसे लाइट में परावर्तन होता है, लाइट में परावर्तन होता है, तो परावर्तन होता है, पर इसको आप हमें किस आधार पर समझाइए? आंसर है न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर समझाइए। अगर आप समझाए पा गए, अगर आपने समझा दिया कणिका सिद्धांत को लेकर के, आपने समझा दिया कि ऐसे ऐसे है और ये प्रकाश का परावर्तन देखो हो रहा है, तो हम मान जाएंगे कि आपका कणिका सिद्धांत कैसा है? सही है। लेकिन आपने जो थ्योरी बनाई है, अगर उस बेसिस पर आप लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन ही ना कर पाए, जैसे मैंने बोला कि लाइट के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये जो थ्योरी आपने बनाई है, ये थ्योरी को कब सही माना जाएगा? थ्योरी को बेटा तभी सही मानेंगे जब लाइट की वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आप क्या कर देंगे? अपनी थ्योरी के आधार पर हमको एक्सप्लेन करके दिखा देंगे, हमको व्याख्या करके बता देंगे। तो लाइट में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे लाइट में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। लाइट इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूल को फॉलो करती है। तो अगर ये सारी चीजें आप इस सिद्धांत के बेसिस पर बता दें तो हम मान लेंगे कि ये थ्योरी सही है। और अगर ये काम नहीं कर पाए, अगर इस थ्योरी के आधार पर लाइट के सभी गुणों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो क्या होगा फिर उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट ये होगा कि हम लाइट की जो पार्टिकल थ्योरी है, इसकी जो ये कॉर्पुसल्स थ्योरी है, इसको हम असफल घोषित कर देंगे और ये मान लेंगे कि ये
परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट है ये। तो कोशिश किया गया, न्यूटन ने भी उस समय कोशिश किया, जो थ्योरी उन्होंने बनाई तो लोगों ने उनके सामने ये बातें रखी कि अगर आपने ये थ्योरी बनाई है तो अपनी इस थ्योरी के आधार पर, अपनी इस थ्योरी को ले करके आप लाइट की जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनके जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं ना, उनको एक्सप्लेन करके दिखाइए हमको। परावर्तन समझाइए, अपवर्तन समझाइए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को समझाइए, ध्रुवण समझाइए, व्यतिकरण समझाइए, विवर्तन समझाइए, ये सब समझाइए हमको। तो न्यूटन ने कोशिश किया, न्यूटन ने समझाने का प्रयास किया, उन्होंने समझाया, लेकिन हुआ ये कि न्यूटन ने कुछ गुणों को तो समझाया, जैसे न्यूटन की जो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, इससे लाइट के सारी प्रॉपर्टीज को समझाया नहीं जा सका, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को उन्होंने समझाया, उसको एक्सप्लेन किया। जैसे एक प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन की कि लाइट में जो परावर्तन होता है, ये परावर्तन को एक्सप्लेन किया उन्होंने, और वो इस बेसिस पर किया क्योंकि उन्होंने पार्टिकल के फॉर्म में माना उसको, कॉर्पस्कल्स उसके माने। तो जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर आप मारते हैं तो ऐसे जाता है और बॉर्डर से टकरा के ऐसे वापस लौट जाता है, तो ये भी कॉर्पस्कल्स हैं, कणिकाएं हैं। तो जब ये भी ऐसे जाएंगी तो वहां से टकराएंगी, और क्योंकि प्रत्यास्थ हैं उसी स्पीड से ये और अभिलंब के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए वापस लौट जाएंगी। तो जितनी स्पीड में जाएंगी उसी स्पीड से वापस लौट जाएंगी, और अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाते हुए। इस आधार पर उन्होंने परावर्तन को एक्सप्लेन किया, उन्होंने अपवर्तन को भी समझाया। अपवर्तन को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पर। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने व्युत्क्रम वर्ग के नियम को भी समझाया। व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का मतलब ये था, ये न्यूटन का फेवरेट लॉ था व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने ही ग्रेविटेशन लॉ बताया था, आपको याद होगा। और न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ में ये बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। सो दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करना। तो क्योंकि ये न्यूटन का फेवरेट था तो उन्होंने लाइट में भी इसको देखा कि लाइट में भी ये लगता है। कैसे? लाइट में ऐसे लगता है कि यहां पर अगर लाइट का सोर्स है और यहां से 1 मीटर दूर आप गए, 1 मीटर डिस्टेंस पर, तो यहां लाइट की कुछ तीव्रता मिल रही है, चमक मिल रही है, ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन अगर आप यहां से 2 मीटर दूर चले जाइए तो ब्राइटनेस यहां की तुलना में और कम हो जाएगी या और बढ़ जाएगी? और कम हो जाएगी। तो उनका कहना था कि अगर आप डिस्टेंस दोगुनी कर देंगे तो लाइट की इंटेंसिटी, उसकी जो ब्राइटनेस है ना, वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 गुना कम हो जाएगी। क्यों? डिस्टेंस के स्क्वायर में कम होगी। तो उन्होंने इसको भी बताया, अगर आप 3 टाइम्स डिस्टेंस ज्यादा कर दोगे आप, तो यहां से जब लाइट चलेगी, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, 9 गुना कम हो जाएगी। इन 3 चीजों को उन्होंने अपनी कणिका सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन भी किया, समझाने की कोशिश की बहुत सारी उन्होंने। इसके बाद जब नंबर आया और सारी प्रॉपर्टीज का, जैसे एक प्रॉपर्टी लाइट में हमको देखने को मिली, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अभी आप पढ़ेंगे वेव थ्योरी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्या हुआ कि उसमें हम देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, धातु के पृष्ठ पर पड़ती है, तो लाइट के पड़ने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ये घटना लाइट में देखी गई, एक्चुअली होती है कि अगर हम मेटल सरफेस धूप में रख दें सनलाइट में, तो सनलाइट आएगी, उस पर पड़ेगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसा निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लाइट की ये प्रॉपर्टी देखी गई तो न्यूटन को बोला गया कि भाई इसको, ये तो ऐसा हो रहा है, यहां पर धूप में लाइट में हमने मेटल सरफेस रखी हुई है और लाइट जब पड़ती है आके तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो एक काम करिए,
अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी लगाइए और समझाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। न्यूटन ने कोशिश किया लेकिन अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेकर वो नहीं समझा पाए इन सब चीजों को। प्रकाश विद्युत प्रभाव रहा, उसके बाद और लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे कि विवर्तन आया, व्यतिकरण आया, ध्रुवण रहा, इस सब प्रॉपर्टीज को फिर उनको बोला गया कि भाई अगर आपकी ये थ्योरी सही है तो आप अपनी थ्योरी को लेकर के लाइट की इन सारी प्रॉपर्टीज को समझाइए। पर कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेकर न्यूटन ने कोशिश बहुत किया लेकिन वो आगे किसी भी प्रॉपर्टी को, आगे किसी भी कैरेक्टर को, लाइट को वो समझा नहीं पाए अपने इसको लेकर के। इसलिए मान लिया गया कि न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी है वो इम्परफेक्ट है, सही नहीं है, और उसको असफल कर दिया गया, सफल नहीं रही वो थ्योरी। हालांकि सबसे पहले प्रयास इन सब चीजों में किसने किया? न्यूटन ने ही करा था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि उनकी जो थ्योरी सोची हुई थी वो लाइट के सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो हम कैसे मान लेते कि उनकी थ्योरी सही है? अगर थ्योरी सही होती, फिट बैठ जाती ना, तो लाइट के जितने कैरेक्टर हैं सब एक्सप्लेन हो जाते इस एक थ्योरी से, पर नहीं हो रहा था तो हमने छोड़ दिया उसको और ये बोला गया कि असफल रही। तो असफल होने के क्या रीजन रहे? न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फेल करार दे दिया गया, असफल कर दिया गया। इसके रीजन क्या क्या थे उनको भी हमने यहां लिखा है। कॉज ऑफ फेल्योर ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के असफल होने के कारण क्या है? न्यूटन के कणिका सिद्धांत की असफलता के कारण कौन सी ऐसी बातें रहीं जिनको न्यूटन अपने कणिका सिद्धांत से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, जिसकी वजह से हमें यह सोचना पड़ा कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत सही नहीं है, लाइट के लिए नहीं सही है। वो कौन सी बातें हैं उनको भी पॉइंट वाइज यहां देखो मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा हुआ है, किसी द्रव के पृष्ठ पर प्रकाश के एक साथ परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या कणिका सिद्धांत नहीं कर सका। इसका क्या मीनिंग है? लिक्विड में जब लाइट जाती है, लिक्विड जैसे वाटर है, कहीं पर वाटर भरा हुआ है, वाटर की सरफेस है, लाइट वहां पर पड़ती है, तो हम क्या देखते हैं? एक्चुअली क्या होता है, रियल में होता क्या है, हम भी देखते हैं कि लाइट जब सरफेस पर जाती है वाटर की, तो जितनी भी लाइट जाती है उसमें से थोड़ी लाइट टकरा के परावर्तित होकर वापस लौट जाती है, और लाइट का कुछ परसेंटेज ऐसा भी होता है जो उसके अंदर एंटर कर जाता है, अपवर्तित भी हो जाता है। तो लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है? परावर्तित भी हो जाता है, और लाइट का कुछ पार्ट क्या हो जाता है? अपवर्तित भी हो जाता है। न्यूटन को बोला गया कि भाई अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से इसको बताइए। क्यों? क्योंकि सोचा यह जाता था कि अगर लाइट की कणिकाएं हैं, छोटे छोटे कॉर्पुसल्स हैं, तो कॉर्पुसल्स जब वाटर की सरफेस पर पड़ते हैं, कॉर्पुसल्स अगर वाटर की सरफेस पर पड़ते हैं, अगर उनका नेचर परावर्तन होने का है तो फिर सबको परावर्तित हो जाना चाहिए ना। ये कैसे हो रहा है कि 2 4 10 परावर्तित हो रहे हैं, 2 4 10 अपवर्तित हो रहे हैं? तो अगर कॉर्पुसल्स का नेचर परावर्तित होने का है तो जितनी कॉर्पुसल्स लाइट लिक्विड सरफेस पर पड़ेंगी उन सबको फिर रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। और अगर कॉर्पुसल्स का नेचर लिक्विड में एंटर कर जाने का है तो फिर सबको एंटर कर जाना चाहिए ना। ये क्यों हो रहा है कि 10-20 एंटर कर रहे हैं, 10-20 वापस लौट रहे हैं? ये तो नहीं होना चाहिए। कुछ बात हमारी समझ में आ रही? जैसे आप लोग 50 लोग एक साथ समुद्र में कूदो, तो आप सबका नेचर क्या है? पानी में अंदर चले जाने का। अब ऐसा हो जाए कि जब 50 लोग कूदे तो 50 में से 40 लोग तो अंदर घुसे और 10 लोग ऐसा परावर्तित होकर उछल गए, ये तो सही नहीं है। ये बोला गया कि भाई इसको समझाइए ऐसा क्यों हो रहा है कि लिक्विड सरफेस पर लाइट जाती है तो हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। कुछ पार्ट का क्या हो जाता है? परावर्तन, और उसके कुछ पार्ट का क्या हो जाता है? अपवर्तन। तो कॉर्पुसल्स से समझाओ इसको कि कॉर्पुसल्स का नेचर अगर रिफ्लेक्ट होने का है तो 1-2 नहीं, फिर सबको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्ट होने का है तो 1-2 नहीं बल्कि सबको रिफ्लेक्ट ही हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में न्यूटन से पूछा गया, पर उनके पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं था, नहीं बता सके वो।
नहीं दिमाग में आया उनके, वो सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सका इस चीज की। सेकंड पॉइंट क्या था? प्रकाश के कणिका सिद्धांत से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि जैसी प्रकाश की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। व्यतिकरण में हमने देखा, व्यतिकरण क्या होता है? बड़ी अच्छी घटना है, लाइट में अभी आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ ही दिनों में आने ही वाला है बस ये पढ़ने में। इंटरफेरेंस में हम क्या देखते हैं कि अगर हम एक लाइट का सोर्स जलाते हैं, मैंने यहां पर्दा लगा दिया, देखो सोचिएगा थोड़ा सा, यहां पर हमने पर्दा लगा दिया, एक स्क्रीन, उस स्क्रीन पर यहां से हमने एक लाइट सोर्स जलाया और यहां से लाइट वहां पर पहुंची। हम देखते हैं कि पर्दा चमकता है, लाइट गई तो पर्दा चमकेगा। इस लाइट सोर्स को हटा दिया, इसकी जगह पर एक दूसरा लाइट सोर्स लेके आए, अब इसको हमने लाइट अप कर दिया, जला दिया, इसको ऑन कर दिया, फिर देखते हैं पर्दे पर लाइट पहुंच रही है। ठीक है, ये तो पहुंचना ही था, तो हमें पता ही था। अब हमने क्या किया, दो के दोनों लाइट सोर्स एक साथ हम लेके आ गए, ये वाला भी ले आए, ये वाला भी ले आए, और एक साथ दोनों को जला दिया। अब हमने, तो अब पर्दे पर हम क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? तो हम तो यही सोचते हैं कि पर्दे पर लाइट डबल हो जानी चाहिए। एक सोर्स जला रहे थे तो उससे जितनी लाइट जाती है, अगर 10 लाइट जाती है, दूसरा जलाने से अगर 8 लाइट जाती है, तो दोनों एक साथ जलाने से लाइट हर जगह कितनी हो जानी चाहिए? 18 हो जानी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं होता। एक सोर्स जलाते हैं, पर्दे पर ब्राइटनेस मिलती है, सब जगह ब्राइटनेस मिलती है, हर एक पॉइंट उसका चमकता है बढ़िया पर्दे का। इसको हटा के दूसरा सोर्स चलाते हैं, पर्दे का हर पॉइंट फिर से ब्राइट रहता है, चमकता है। लेकिन जब दोनों लाइट सोर्सेज एक साथ हम जला देते हैं, तो अब हम पर्दे पर जो मुझे दिखता है ना, उसको देखकर हैरान रह जाते हैं कि पर्दे का हर पॉइंट एक जैसा ब्राइट नहीं है, एक जैसी चमक हर पर्दे के हर पॉइंट की नहीं है। पर्दे पर कुछ पॉइंट तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, लेकिन पर्दे पर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिनकी चमक बिल्कुल ही खत्म हो गई है, डार्क हो गए हैं, अंधेरा हो गया वहां पर। ये मुझे दिखता है। कुछ बात हमारी समझ में आई? ये किसमें होता है? इंटरफेरेंस में, व्यतिकरण की घटना है। एक लाइट सोर्स जलाओ, पर्दे एक जैसी ब्राइटनेस हर पॉइंट पर, इसको हटा के दूसरा लाइट सोर्स जलाओ, पर्दे के हर पॉइंट पर एक जैसी ब्राइटनेस, एक जैसी चमक। दोनों को जला दो तो पर्दे के हर पॉइंट पर एक जैसी चमक नहीं, यूनिफॉर्म ब्राइटनेस नहीं मिलती। कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और कहीं कहीं कैसा होता है, बहुत ज्यादा डार्क भी होता है, बिल्कुल अंधेरा ही दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। फिर यहां ब्राइट दिखता है, फिर यहां डार्क दिखता है, फिर यहां ब्राइट दिखता है, फिर यहां डार्क दिखता है। ये चीज पर्दे पर क्यों हो गई? हमने तो ये सोचकर दोनों लाइट सोर्सेज को एक साथ ऑन किया था कि पर्दा और ज्यादा ब्राइटनेस से चमकेगा, पर अब पर्दे पर यूनिफॉर्म ब्राइटनेस हमको नहीं मिलती। दिस इज अगेन अ फिनोमिना ऑफ लाइट विच इज नोन एज इंटरफियरेंस। इसको हम इंटरफियरेंस के नाम से जानते हैं, व्यतिकरण के नाम से समझते हैं। फिर से बोला गया न्यूटन के कणिका सिद्धांत से कि भाई ये प्रकाश की जो घटना हमको पर्दे पर दिखती है, इसका एक्सप्लेन करिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। पर्दे पर हर जगह डबल ब्राइटनेस क्यों नहीं मिलती? पर्दा हर जगह एक जैसा क्यों नहीं चमकता? यूनिफॉर्म ब्राइटनेस क्यों नहीं मिलती? क्यों ऐसा हो जाता है कि उसके कुछ पॉइंट तो ब्राइट रहते हैं और कुछ पॉइंट डार्क हो जाते हैं? अरे न चमकें तो न चमकें, अंधेर तो ना हो उन पर, तो अंधेरा क्यों हो जाता है? ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी से न्यूटन से जब बोला गया तो न्यूटन कोशिश तो किया होगा, ऐसा तो नहीं है उन्होंने, पर उनको रास्ता समझ नहीं आया कि क्या बताएं। तो ये वाला जो लाइट की प्रॉपर्टी थी, इसको भी न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। विवर्तन, जिसे अंग्रेजी में डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन में एक्चुअली क्या होता है हम आपको बताते हैं, या पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से देखते हैं। न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या बताया कि लाइट कैसे चलती है? पार्टिकल फॉर्म में चलती है, कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में, और वो कैसे गति करते हैं? वो सेम उसी तरीके से चलते हैं जैसे बंदूक से निकली गोली बिल्कुल सीधी लाइन पे चलती है। धनुष से चलने वाला, धनुष से निकला हुआ बाण सीधी लाइन पे ऐसे चलता है, उस तरह से कॉर्पस्कल्स चलते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड में चलते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड है ये। तो उन कॉर्पस्कल्स को कैसे जाना चाहिए? सीधा। अब अगर आपके कमरे में, आपका कमरा चारों तरफ से बंद है, लेकिन
दिन के समय एक खिड़की है आपके कमरे की, वो खुली हुई है। तो आपको क्या लगता है, कॉर्प्यूसल्स को सोच करके आपको क्या लगता है कि उससे जब कॉर्प्यूसल्स अंदर जाएंगे तो हमको तो यही लगता है ना कि अगर इतनी बड़ी विंडो है और इतनी बड़ी विंडो से जितने भी कॉर्प्यूसल्स एक बार इंटर करेंगे वो सारे के सारे कॉर्प्यूसल्स जाकर सीधे सामने की दीवार पर टकराएंगे, क्योंकि उनके चलने का नेचर कैसा है, उनके चलने का नेचर धनुष से निकले हुए तीर के जैसा है, बंदूक से निकली हुई गोली के जैसा है। और गोली कैसे चलती है, ऐसा फैल के चलती है कि सीधे चलती है, बिल्कुल सीधे चलती है। तो अगर कमरे में आपका विंडो ऐसे खुला हुआ है तो उससे कॉर्प्यूसल्स को कैसे जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। तो सामने वाली दीवार पर केवल उतनी ही जगह चमकनी चाहिए, केवल उतनी ही जगह पर उजाला होना चाहिए जितने बड़ी आपकी क्या बनी हुई है, विंडो बनी हुई है। पर एक्चुअली हम देखते हैं ऐसा नहीं होता, एक्चुअली हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है, हम देखते हैं कि अगर आपने अपने कमरे की इतनी बड़ी खिड़की खोल दी है तो लाइट अंदर आती है और न सिर्फ सामने की दीवार पर विंडो के बराबर का एरिया चमकता है, बल्कि पूरा कमरे में हमको लाइट दिखती है। इधर की दीवार भी हमें रोशनी दिखती है, इधर की दीवार भी हम देख सकते हैं, नीचे की फ्लोर भी हम देख सकते हैं, ऊपर का छत भी हम देख सकते हैं। सामने की दीवार में केवल विंडो के बराबर ही नहीं, पूरी वॉल हम देख सकते हैं। लाइट आकर के पूरा फैल जाती है ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट विंडो से एंटर करती है तो वो सीधे नहीं जाती, बल्कि वो ऐसा फैल जाती है, ऐसे जैसे यहां से अंदर आएगी दरवाजे से, तो दरवाजे से अंदर आके सीधे केवल वहां चमकेगा नहीं, दरवाजे से अंदर इधर भी आएगी, इधर भी आएगी, सब जगह चली जाएगी। तो अगर वो कॉर्प्यूसल्स हैं तो उनको तो सीधे चलना चाहिए, केवल विंडो भर की जगह चमकानी चाहिए, तो पूरा कमरे में क्यों लाइट आ जाती है। यानी कि लाइट जब भी किसी अवरोध के किनारों पर पड़ती है तो वो मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है। तो अवरोध के किनारों पर पड़कर मुड़ना या कमरे में पूरे में लाइट भर जाना, ये फिर पूछा गया, इसके बारे में समझाइए। ये घटना को विवर्तन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये इंटरफियरेंस है, ये डिफ्रैक्शन। इसके बारे में पूछा गया कि भाई ऐसा हो रहा है, नहीं इसको बताए तो इसको बताओ, अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी का इस्तेमाल करो और विवर्तन के बारे में समझाइए। होगा, कोशिश किया होगा उन्होंने, लेकिन विवर्तन को भी वो अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेकर समझा नहीं सके। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब असफलता के कारण ही तो बन रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे हो अगर अपने थ्योरी पर। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी गड़बड़ है, कहीं ना कहीं थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम है और इसलिए आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अगला, पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना देखी गई कि लाइट में ध्रुवण की घटना भी होती है। लाइट में ध्रुवण की घटना कैसे होती है, हमने देखा लाइट में कि अगर हम एक ऐसी ओपनिंग बना लें, ऐसी, ये यहां से हटा दें, ये तो वॉल बनी हुई है, ये यहां से हटा दें, और एक ऐसा पतली सी स्लिट बना लें, हम इधर का ये पार्ट हटा दें और पीछे ये पार्ट हटा दें, तो लाइट जब यहां से आए तो उसको यहां में से क्या होना चाहिए, सब जगह से पार होके चले जाना चाहिए पीछे। तो अगर पतली सी हम एक स्लिट बना लेते हैं इस तरीके की, तो एक्चुअली हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि लाइट की अपनी एक डायरेक्शन होती है, लाइट में भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। जब हम लाइट के सामने ऐसे रखते हैं स्लिट को तो लाइट इसमें से पार हो जाती है, लेकिन लाइट के सामने ऐसा स्लिट रख देते हैं तो लाइट इसमें से पार नहीं होती। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? जैसे स्लिट का मतलब समझ रहे हैं, झिर्री। हमने क्या किया, अरे आप ऐसे समझ लो, बायोलॉजी के एक स्लाइड ले ली हमने, ये एक क्रिस्टल आते हैं, टूरमैलिन के क्रिस्टल, पोलराइड आते हैं, पोलराइड के बने चश्मे वगैरह आते हैं। तो अगर हम एक क्रिस्टल ले लें, हमारे पास एक क्रिस्टल होता है टूरमैलिन का क्रिस्टल, अगर वो टूरमैलिन का क्रिस्टल हम ले लें तो उसमें सारी एक्सिस ऐसे बनी हुई हैं। अब हम क्या देखते हैं, अगर हम क्रिस्टल को ऐसे हमने रखा है, यहां से लाइट आती है तो ये लाइट इसमें से पार होके पीछे चली जाती है, पर्दे पर लाइट आ गई। लेकिन अगर हम क्रिस्टल को ऐसा घुमा के कर देते हैं, ऐसा रख दें, अब ये जो लाइट आती है ये इसमें से पार नहीं हो पाती, पर्दे पर चमकता नहीं है कुछ, पर्दे पर ब्राइटनेस नहीं आती, डार्क हो जाता है। कितना अजीब है ना। अगर ये कॉर्पस्कुलर्स होते
तो कॉर्पस्कल्स क्या हैं? नन्ही नन्ही कणिकाएं हैं। तो अगर ऐसा हमने रखा है टूरमैलिन के क्रिस्टल को, तो ये कणिकाएं इसमें आएंगी और यहां से ऐसा पार हो जाएंगी अगर कणिकाएं हैं तो जब हमने ऐसे रख दिया उसको, तो कणिकाएं अगर होंगी तो कणिकाएं तो यहां से अभी भी पार हो जाएंगी ना। तो पर्दे पर अभी भी क्या आ जाना चाहिए? ब्राइटनेस आ जाना चाहिए, चमक आ जानी चाहिए। पर हमने देखा कि नहीं होता है। लाइट ऐसे रख दो टूरमैलिन के क्रिस्टल को तो पर्दे में ब्राइटनेस पहुंचती है, घुमा के ऐसा कर दो डार्क हो गया, ऐसा कर दिया ब्राइट हो गया, फिर एक चक्कर घुमा के ऐसा ले आए डार्क हो गया। ये चीज हमने लाइट में देखी। इसका मतलब लाइट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ऐसे रखोगे तो पर्दा चमकेगा, ऐसा कर दोगे तो पर्दा नहीं चमकेगा। इस घटना को हमने बोला ध्रुवण, पोलराइजेशन कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। इस घटना के बारे में भी उनसे पूछा गया कि इसको भी एक्सप्लेन करिए भाई अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, अपने कणिका सिद्धांत से। लेकिन न्यूटन के पास इस प्रकाश की प्रॉपर्टी की व्याख्या करने का भी कोई जवाब नहीं था, वो इसको भी व्याख्या नहीं कर सके। तो ये सब धीरे धीरे रीजन बनते चले गए कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी को असफल हम क्यों मान रहे हैं। ये उसके रीजन बन रहे थे कि अगर उनकी थ्योरी सही होती तो लाइट की जितनी प्रॉपर्टीज है ना वो सब क्या हो जाती, वो सब एक्सप्लेन हो जाती। लेकिन थ्योरी सही नहीं है, तभी ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं। थर्ड, कणिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल देखो। न्यूटन ने जो थ्योरी अपनी बनाई थी ना, ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी बनाई थी, ये मैकेनिक्स के बेसिस पर बनाई थी, यांत्रिकी के बेसिस पर। यांत्रिकी में आप पढ़ते हो 2D मोशन, 3D मोशन, लीनियर मोशन, ये सब आप पढ़ते रहते हो, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब चीज पढ़ते हैं। तो उन्होंने उसी के बेसिस पर अपनी ये थ्योरी बनाई थी। और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये थी ना, लाइट से पहले साउंड वगैरह के बारे में न्यूटन ने स्टडी किया हुआ था। तो न्यूटन ने न सिर्फ लाइट की स्टडी की बल्कि साउंड में भी इनका परचम लहरा है। साउंड में भी इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं अपने। तो इसके पहले इन्होंने साउंड को स्टडी किया था। तो इन्होंने साउंड में ये देखा था कि साउंड जब जाता है तो मीडियम जितना डेंस होता जाता है उसकी स्पीड उतनी ज्यादा हो जाती है। साउंड की स्पीड एयर में अगर आप देखेंगे तो एयर में अप्रोक्सीमेटली अबाउट 330 मीटर पर सेकंड के आसपास ही आती है साउंड की, ध्वनि की चाल। वायु में लगभग 330 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड के आसपास आती है। वाटर में अगर हम देखने जाते हैं, लिक्विड में, वाटर में अगर साउंड की स्पीड देखें तो यही करीब 1400-1500 मीटर पर सेकंड के आसपास आ जाती है। 1400-1500 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में पानी के भीतर 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर साउंड वेव चली जाती है विद इन 1 सेकेंड ओनली। और हवा में उनको चलना पड़ता है तो 1 सेकेंड में केवल 330 मीटर ही जा पाती हैं। लोहे में हमने देखा कि साउंड की स्पीड कितनी है लोहे में, तो लोहे में 5000 के ऊपर चाल निकल गई, 5000 मीटर पर सेकेंड। तो ये सब चीजें न्यूटन ने पहले देखा हुआ था कि साउंड की स्पीड सबसे कम कहां पर होती है, वायु में, और सबसे ज्यादा कहां पर होती है, स्टील में, लोहे में सबसे ज्यादा होती है। तो उन्होंने वहां से देखा और सोचा, उनके मन में आया कि इसका मतलब विरल माध्यम में ध्वनि की चाल कैसी है, कम, और सघन माध्यम में ध्वनि की चाल कैसी है। सीधे उठा के उन्होंने वही चीज ना लाइट के लिए ठोक दी। बोला यही लाइट में भी होता है, लाइट में भी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होगी, ज्यादा। कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये उन्होंने बता दिया। कणिका सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए। किसके अनुसार? कणिका सिद्धांत के अनुसार। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। रियल में हमने देखा तो लाइट जब वैक्यूम में चलती है तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वैक्यूम से एयर में एंटर कर जाती है, 5% स्पीड कम हो जाती है उसकी। 5% स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाटर में एंटर करती है, 20% स्पीड कम हो जाती है। ग्लास में एंटर करती है, 25% स्पीड कम हो जाती है। तो लाइट के केस में देखा, ये ज्यादातर
रियल में देख रहे थे सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की कहां पर होती है, विरल माध्यम में, और सबसे कम स्पीड कहां पर होती है, सघन माध्यम में। जबकि कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कह रही थी कि सबसे ज्यादा स्पीड होगी सघन में, सबसे कम कहां पर होगी, विरल में। तो ये भी अपोजिशन था, इसमें भी विरोध था। तो जो हमको एक्चुअली दिख रहा था वो ये था कि सघन माध्यम में लाइट की स्पीड कम रहती है और विरल माध्यम में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ये वाकई में दिखता था, इसलिए ये भी एक रीजन बन गया कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को फेल कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट देखो उन्होंने क्या बताया, कणिका सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश कणिकाएं स्रोत से निकलती हैं तो अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। देखिए लाइट में कणिका सिद्धांत के अनुसार एक चीज और बताई गई कि जब किसी भी लाइट सोर्स से कॉर्पस्कल्स निकलेंगे, ऐसे नन्ही नन्ही जो कणिकाएं हैं न्यूटन के मुताबिक, वो जब निकलेंगी तो अपने साथ क्या ले जाएंगी, आंसर है अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाएंगी। अब देखो काफी आपको यहां पर विरोधाभास मिलेगा। क्या विरोधाभास मिलेगा, पहले इन्होंने यहां क्या बताया था कि कॉर्पस्कल्स कैसी होती हैं, भारहीन। अब ये क्या कह रहे हैं कि कणिकाएं अपने साथ क्या ले जाती हैं, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर कॉर्पस्कल्स के पास गतिज ऊर्जा है, अगर कॉर्पस्कल्स के पास गतिज ऊर्जा है तो जरूर उनके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा। कुछ बात समझ में आई। तो इनकी खुद की बातों में ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लगा सुन करके। पहले इन्होंने यहां पर बताया कि कॉर्पस्कल्स जो होती हैं वो वेटलेस होती हैं। वेटलेस होती है मतलब उनमें m नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, भार नहीं होता उनके पास। लेकिन अब यहां पर उन्होंने क्या बोल दिया कि जब ये किसी सोर्स से निकलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं, ये अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। कुछ बात हमारी समझ में आई। और गतिज ऊर्जा बिना द्रव्यमान के पॉसिबल नहीं है। तो अगर न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार कणिकाएं अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं तो जरूर ये अपने साथ क्या ले जा रही होंगी, अपने साथ द्रव्यमान ले ही जा रही होंगी। ये बात कुछ समझ में आई। तो द्रव्यमान ले जाने से क्या फर्क पड़ता है, द्रव्यमान ले जाने से ही तो पूरा फर्क पड़ता है। ये बल्ब लगातार 5 साल से जल रहा है, समझ रहे, मान लिया आपके घरों में बहुत सारे बल्ब ट्यूबलाइट्स लगे, उनसे लगातार लाइट निकलती है और 5 साल से जल रहा है ये लगातार। तो इनसे क्या निकल रही है न्यूटन के मुताबिक, तो कितने दिन से कणिकाएं निकल रही हैं, 5 साल से। वो अपने साथ क्या ले जा रही हैं, गतिज ऊर्जा ले जा रही हैं। और गतिज ऊर्जा के साथ साथ वो अपने साथ क्या ले जा रही हैं, द्रव्यमान ले जा रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर सोर्स से लगातार कणिकाएं निकल के जा रही हैं और वो अपने साथ द्रव्यमान ले जा रही हैं तो 5 साल के बाद तो इसको बहुत हल्का हो जाना चाहिए। जितना हम नए में इसको लाए थे, नए में जितना ग्राम का लाए थे हम इसको, तो 5 साल के बाद इससे लगातार कणिकाएं निकल कर मास कम हो जाना चाहिए। और अगर मास कम हो गया तो बाद में इसको जब तौलें तो न किलो में कम हो तो मिलीग्राम में कम हो, ग्राम्स में कम हो कम से कम, लेकिन कुछ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं वो तो कुछ कम नहीं होता बिल्कुल भी, और धूल मिट्टी ऊपर से चिपक जाती है उसके ऊपर, कुछ कम नहीं होता उस पर। ये भी चीज ने काफी हिट किया, काफी स्ट्राइक किया लोगों के माइंड को कि इसका मतलब है कि पक्का कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम तो है ही। अगर ऐसा होता कुछ 1-8 ग्राम कम हो जाता बल्ब का द्रव्यमान, 1-8 ग्राम ट्यूबलाइट का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए था, ऐसा तो होना चाहिए था, पर ये नहीं होता यार। तो कणिका सिद्धांत के अनुसार जब प्रकाश कणिकाएं स्रोत से निकलती हैं तो वे अपने साथ गतिज ऊर्जा ले जाती हैं। अतः प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश कणिकाओं के निकलने के कारण, प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश कणिकाओं के निकलने के कारण कुछ समय पश्चात उस प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है हमारी, उस प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमने देखा ये करके कि एक बल्ब जो लगातार 5 साल से जल रहा है उसका द्रव्यमान 1 ग्राम भी नहीं कम हो पाया, इसका मतलब ये रियल नहीं है फिर तो ये कुछ रीजन थे जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कणिका सिद्धांत क्या हो गया, असफल रहा। प्रकाश की सारी प्रॉपर्टीज, सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया न्यूटन का कणिका सिद्धांत।
इसलिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत ज्यादा आगे चला नहीं फिर। लेकिन लाइट कैसे ट्रेवल करती है, इन सब चीजों को लेकर सबसे पहले जो थिंकिंग डेवलप हुई वो न्यूटन ने ही डेवलप की। तो आप सोचेंगे कि जब ये चला ही नहीं तो इसको क्यों पढ़ते हैं। आज भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी चली नहीं है फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि न्यूटन कोई छोटे वैज्ञानिक तो नहीं थे ना। उनके द्वारा कही गई गलत बातों का भी अपना इंपॉर्टेंस रहता है। उनके द्वारा कही गई हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई जगहों पर उन्होंने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं उन बातों का एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है हमारी लाइफ पे, इसलिए हम इसको भी पढ़ते हैं। जो थ्योरी उन्होंने बनाई अगर वो फेल हो गई है ना, उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी रहता है कि न्यूटन ने बताया क्या था आखिरकार। पर कम से कम पहल तो शुरू की इन्होंने। इसके बाद न्यूटन की जब ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई, असफल हो गई, लाइट की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसके बाद समय समय पर जैसे मैंने बोला अलग अलग वैज्ञानिक, तो सबसे पहले माइंड में न्यूटन के आया। इसके बाद बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन गुजरते चले गए, ये सब थ्योरी जो है 1650 के आसपास की बात रही है। उसके बाद एक साइंटिस्ट फिर से आए जिन्होंने फिर प्रयास किया कि लाइट के बारे में, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो किस तरीके से ट्रेवल करती है, इसके बारे में बताया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ बनाया जाए चीजें। तो उन वैज्ञानिक का नाम था हाइगेंस। क्या नाम था उनका? हाइगेंस। उन्होंने बोला कि न्यूटन का ये मानना था कि लाइट कैसे चलती है, पार्टिकल नेचर में चलती है। लाइट के क्या निकलते हैं? कणिकाएं निकलती हैं छोटी छोटी, और वो कणिकाएं आगे बढ़ती चली जाती हैं। समझ आ रहा है आपको? तो उन्होंने ये माना हुआ था। हाइगेंस ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, लाइट कॉर्पस्कुल्स के फॉर्म में आगे नहीं बढ़ती, कणिकाओं के रूप में वो लाइट आगे नहीं बढ़ती है। उनका ये मानना था कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो वो वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। और ये उनको आइडिया कैसे मिला? ये आइडिया ऐसे मिला, व्यतिकरण में जैसे मैंने बताया आपको कि व्यतिकरण में एक लाइट सोर्स जलाते हैं यूनिफॉर्म ब्राइटनेस, इसको हटा के दूसरा जलाया यूनिफॉर्म ब्राइटनेस, दोनों को एक साथ जलाया नॉन यूनिफॉर्म ब्राइटनेस, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, कहीं अंधेरा कहीं उजाला, ये मिला मुझे। तो उनका ये सोचना था कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, तरंग जैसे चलती है। तरंग जैसे मतलब ऐसे चलती है। वेव का जो ये ऊपर का पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, श्रृंग। जब वेव नीचे से ऐसे जाती है तो नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, नहीं ट्रफ बोलते हैं, गर्त इसको कहा जाता है। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे उनका मानना था कि ऐसे लाइट चलती है, ऐसे लाइट चलती है। और उनको कैसे दिमाग में आया? उनके दिमाग में ऐसा आया कि पर्दे पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जब दो लाइट वेव्स ऐसे गई होंगी तो हो सकता है कि पर्दे के कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिन पॉइंट पर एक ये लाइट वेव जा रही है ऐसे चल के, और एक ये लाइट वेव ऐसे चल के जा रही है। दोनों लाइट वेव एक साथ पर्दे पर पहुंची तो पर्दे के जिन बिंदुओं और ब्राइटनेस दिख रही ना, हमको चमकीला दिख रहा है, जरूर उन पॉइंट्स पर दो की दोनों वेव्स ऐसे पहुंची होंगी, ऐसे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है दोनों के श्रृंग एक साथ पहुंचे होंगे, या तो दोनों के गर्त एक साथ पहुंचे होंगे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि अगर ये वाली वेव वहां के पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है और ये वाली वेव 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाना चाहती है, तो जब एक साथ गए होंगे, या दोनों 5-5 उठाना चाहती है, ऐसे समझ लो, तो वहां का पार्टिकल क्या हो जाएगा? अगर दोनों एक साथ जाएंगी तो 10 सेंटीमीटर ऊपर उछल जाएगा, ऊपर उठेगा। दोनों एक साथ नीचे ऐसे जाएंगी, गर्त से गर्त साथ में जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर नीचे पार्टिकल चला जाएगा। लेकिन पर्दे के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे ऐसे पहुंचेंगी, सोचिए उस पॉइंट पर ये वाली वेव क्या करना चाहती है? पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर मीडियम पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहती है, और ये वाली वेव 5 सेंटीमीटर नीचे दबाना चाहती है। पार्टिकल का क्या होगा?
वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, उस जगह कोई हरकत नहीं होगी। तो वहां पर क्या मिल जाएगा हमको? डार्कनेस। और जहां पर पार्टिकल्स ऐसा चलेंगे, एनर्जी पहुंचेगी, वहां पर ब्राइट मिलेगा। तो इस आधार पर कि जहां पर तरंगों के सुरंग जाएंगे, गर्त पर गर्त जाएंगे, उस पॉइंट पर हमको क्या मिलेगी? ब्राइटनेस। और जहां पर एक वेव का सुरंग जाएगा और दूसरी वेव का कौन पहुंचेगा? गर्त पहुंचेगा, वहां पर हमको पर्दे के उस बिंदु पर क्या मिलेगी? डार्कनेस। क्यों? क्योंकि वहां पर एनर्जी पहुंची ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। पर ये चीज हम कॉर्पुसल्स को लेकर सोच नहीं सकते थे, कॉर्पुसल्स क्योंकि ऐसे नहीं चल रहे थे, तो कॉर्पुसल्स को लेकर ये वाली बात हम नहीं सोच सकते थे। पर अगर वेव लेते हम तो ये वाली बात हम सोच सकते थे। तो हाइगेंस के मुताबिक जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो किस रूप में चलता है? वेव नेचर में चलता है। उन्होंने उसके बारे में और उनको सपोर्ट भी मिला कि वेव नेचर में लाइट चलती है। किसका सपोर्ट मिला? मैक्सवेल का सपोर्ट मिला। आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें पड़ी हुई हैं। उधर मैक्सवेल ने भी क्या बोला कि जो लाइट होती है, इसमें कौन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलते हैं? इनके चलने का नेचर भी वेव नेचर ही है चलने का। कैसे? जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो ये वेव नेचर ही तो है। तो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का नेचर जो है वो वेव फॉर्म का नेचर है, वेव नेचर है उनका, इसलिए वो वेव फॉर्म में चलते हैं। ये वहां से इनको सपोर्ट भी मिला थोड़ा सा। तो जिस तरीके से न्यूटन ने अपनी थ्योरी बनाई, ऐसे ही हाइगेंस ने भी अपनी थ्योरी बनाई। अब क्या थ्योरी बनाई थी हाइगेंस ने? उन्होंने वेव में माना कि तरंग के रूप में प्रकाश चलता है, तो उन्होंने जो थ्योरी बनाई थी वो क्या बनाई है, इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अगली क्लास पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रख देते हैं। और एक छोटी सी चीज देखिए, आज पीछे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, पढ़ देते हैं, बहुत दिन हो गए हैं यार नहीं पढ़ा। देखिए लिखा हुआ है, सुन लीजिए मेरी बात। लिखा हुआ है उम्र थका नहीं सकती। किसे? हमें, आपको। और जिसकी नजरों के सामने एक अच्छा लक्ष्य है, लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है आपका कि आपको बड़ा होकर ये करना ही है, उस इंसान को उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। और अगर जिद हो जीतने की ना, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी आपको कभी हरा नहीं सकती। समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसके साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। बस इस दुनिया में हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए अपनी विजय के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लगातार लड़ते रहिए, प्रयासरत रहिए। आप जरूर एक दिन एक स्टार की तरह चमकेंगे, आप देखिएगा। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप सबको एक ऐसी जगह पर देखना चाहता हूं जहां पर आपको देखने के लिए मुझे हमेशा अपना सर गर्व से ऊंचा रखना पड़े। तो ये मैं सोचता भी हूं कि आप मेरी बात को मानते होंगे और घर जाकर और मेहनत करेंगे। आप तो मेहनत करते रहिए, क्योंकि फ्यूचर का डगर आसान नहीं होती है, फ्यूचर का रास्ता इजी नहीं रहता, कठिन है। पर आप चाहें तो अपनी मेहनत से ना उसको बिल्कुल इजी बना सकते हैं। सो प्लीज आप मेहनत करते रहिए, सब कुछ मेहनत में ही छुपा हुआ है। पर इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ना इसको देख करके हार के बैठ जाते हैं, बोलते हैं इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। पर आप याद रखिए, इसके रिजल्ट एक अचानक नहीं मिलते, धीरे धीरे मिलते हैं। जिस तरीके से आप फसलों में, पौधों में पानी देते रहते हैं और उनमें कितना वक्त लगता है, देखिए उनमें फल फूल आने में, उसी तरीके से आपकी मेहनत भी है। करते रहिए, एक वक्त जरूर आएगा जब आप भी राइजिंग स्टार बनेंगे इस देश के, इस दुनिया के। उस वक्त हमें भी गर्व होगा आप पर। तो आज हम लोग फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।